बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस का चैप्टर शुरू किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में जिस साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस की बेस प्रोवाइड की यानी ग्रीक जॉन मेंडल, उसके बारे में डिस्कस किया था कि वो कौन था, कब पैदा हुआ, प्रोफेशन क्या था और मेंडल को क्या जरूरत पेश आई थी कि उसने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं और वो कौन से इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने मेंडल के काम को 1900s में रीडिस्कवर किया। सो मैं प्रीवियस लेक्चर को जस्ट 1 मिनट में रीकैप करता हूं ताकि प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर का आपस में लिंक क्रिएट हो जाए। मेंडल ने 1856 और 1863 के दरमियान पी प्लांट्स को कल्टीवेट किया, टेस्ट किया, क्रॉस करवाया, जिसको उसने नाम दिया प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स का। और इसी काम पर 1865 में उसने अपना फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया और 1866 में उसने पेपर पब्लिश किया। यहां पे मैं अगर आपसे ये पूछूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो मेंडल ने जो पेपर पब्लिश किया उसका नाम क्या था, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। और 1884 में मेंडल की डेथ होगी और 1900 में 3 इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। वो कौन से थे? शर्मेक था, कालकोरेंस था, इसके अलावा डेवराइस था। अब सर एक छोटा सा क्वेश्चन है यहां पे। क्या क्वेश्चन है सर? आपने जैसे बताया कि मेंडल ने इतना इंपॉर्टेंट काम किया, इसने जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस की बेस प्रोवाइड की, बिल्कुल बेस प्रोवाइड की, तो इसके बावजूद मेंडल फेमस क्यों ना हुआ? अपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम उसको इतना, उस काम को क्यों नेग्लेक्ट किया गया? फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने 1866 में अपना पेपर पब्लिश किया और मेंडल के काम को दोबारा से रीडिस्कवर किया गया 1900 में। तो सर इसके दरमियान 34 इयर्स गुजर चुके, तो इन इयर्स के दौरान मेंडल के काम ने ज्यादा इंप्रेशन क्यों नहीं डाला? तो इसी क्वेश्चन का आंसर आज हम इस लेक्चर में देंगे कि व्हाई मेंडल वर्क वाज नेग्लेक्टेड। ऐसी कौन सी रीजंस थी जिसकी वजह से मेंडल का जो काम था वो इग्नोर्ड किया हुआ था, नेग्लेक्ट किया हुआ था। तो इसकी डिफरेंट रीजंस हैं जो मैंने यहां पे लिस्ट कर दी हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रीजन ये है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये उसी टाइम की बात है कि डार्विन ने 1859 में अपनी एक थ्योरी दी हुई थी जिसका नाम था डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और उस वक्त के जो बायोलॉजिस्ट थे वो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव करते थे। क्या मतलब सर? इसका मतलब यह है कि डार्विन ने यह कहा हुआ था कि जो न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट होती हैं वो इंसेस्ट्रल फॉर्म यानी आबाओ अजदाद से ही बनती हैं, लेकिन माहौल के साथ ग्रेजुअली एडॉप्ट होकर। जबकि मेंडल ने यह कहा हुआ था कि पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर वो फैक्टर्स या एलिमेंट्स लेकर आते हैं। तो क्या था कि डार्विन की थ्योरी पे ये लोग बिलीव करते थे जो अर्ली बायोलॉजिस्ट थे, तो इस वजह से इसका ज्यादा इंप्रेशन मेंडल का काम नहीं डाला था। दूसरी क्या रीजन थी? दूसरी ये रीजन थी कि मेंडल ने 1866 में जो पेपर पब्लिश किया था वो ऐसे जर्नल में किया था जो रिकॉग्नाइज नहीं था। The journal in which Mendel's work was published was not recognized. इसके बाद तीसरा जो मेन जो निग्लेक्शन की वजह थी वो क्या थी? The scientists of early time were not familiar, इतने वाकफ नहीं थे with the statistical analysis of experimental data. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज यूज किए हुए थे, रेशियोज निकाली हुई थी, और उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे वो ज्यादा स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से फेमिलियर नहीं थे। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहां पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा जो वैल्यूज आई हुई हैं उस पे आप कोई भी फार्मूला पुट करते हैं, फार्मूला लगाकर अपनी वैल्यूज निकालते हैं, अपने रिजल्ट्स निकालते हैं, तो इसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं। एक और बड़ी रीजन ये थी कि कम्युनिकेशन वाज नॉट गुड इन दोस टाइम। उस वक्त इंटरनेट और गूगल तो था नहीं कि ये मेंडल क्या करता, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करता, गूगल पे डालता, इंस्टा पे डालता, फेसबुक पे डालता, तो सबको मिल जाता और सब देख लेते बाकी इसने काम किया। तो उस वक्त ये काम नहीं था, कम्युनिकेशन वाज नॉट गुड इन दोस टाइम। एक ये वजह भी थी। इसके अलावा ही कुड नॉट गिव एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर और एलिमेंट्स।
इसका मतलब यह है, इसने यह कहा था कि पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग के अंदर जो आती हैं वो फैक्टर की वजह से आती हैं या एलिमेंट्स की वजह से आती हैं, लेकिन इसने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था, यानी वजह नहीं बताई थी कि फैक्टर या एलिमेंट है क्या चीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हिज आइडिया ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, सर ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या है, यह हम डायग्राम से अभी समझेंगे 7th पॉइंट के बाद। His idea of using mathematics for biology was not well accepted. इसने क्योंकि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यूज की हुई थी बायोलॉजी के लिए, तो उस वक्त लोग समझ रहे थे क्या पागल है, इसने दो फील्ड्स को आपस में मिक्स कर दिया है, इस वजह। अब मैंने जो 6th पॉइंट लिखा हुआ है, His idea of contrasting traits was not well accepted, इसका क्या मतलब है, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स ली थी पी प्लांट्स में, कौन कौन सी, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। ये 7 कैरेक्टर्स लेने के बाद उसने इन कैरेक्टर्स में जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी वो चेक की थी। अब कंट्रास्टिंग ट्रेड का क्या मतलब है, कंट्रास्टिंग का मतलब यह है यहां पे क्लियर डिफरेंस, यानी कि उसने स्फेरिकल सीड वाले प्लांट को क्रॉस करवाया रिंकल्ड सीड वाले प्लांट से। रिंकल्ड सीड वाले प्लांट का मतलब यह है कि ऐसे सीड जो चूड़ीदार हो, जो ऐसे गोल ना हो। तो उसने जब रिंकल्ड सीड वाले प्लांट को स्फेरिकल सीड वाले प्लांट से क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद उसने ये देखा कि स्फेरिकल सीड जो है वो वाला डोमिनेंट है, जबकि रिंकल्ड जो है वो आपके पास रिसेसिव ट्रेट है। फिर उसके बाद दूसरा उसके कैरेक्टर जो थी वो सीड कलर की ली, उसने येलो सीड वाले प्लांट को ग्रीन सीड वाले प्लांट से क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद उसने ये देखा कि येलो जो ट्रेट है वो आपके पास डोमिनेंट है, जबकि ग्रीन कलर जो सीड का है वो आपके पास रिसेसिव ट्रेट है। फिर उसके बाद उसने तीसरा कैरेक्टर लिया फ्लावर कलर का, उसने पर्पल फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस करवाया व्हाइट फ्लावर प्लांट से, और क्रॉस करवाने के बाद उसने ये देखा कि जो पर्पल है वो डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि आपके पास व्हाइट जो फ्लावर है वो आपके पास रिसेसिव ट्रेट है। इसके बाद उसने पॉड शेप, पॉड मीन जो मटर जो दाने जिसके अंदर होते हैं, जो फली उसको कहते हैं, तो उसने देखा कि जो इन्फ्लेटेड मीन सीधा सीधा, और उसने क्रॉस करवाया कंस्ट्रक्टेड मीन झुरीदार जो फली है उसके साथ, यानी कि उसने इन्फ्लेटेड पॉड वाले प्लांट को क्रॉस करवाया कंस्ट्रक्टेड फली वाले पी प्लांट से, और क्रॉस करवाने के बाद उसने ये देखा जो इन्फ्लेटेड शेप है वो आपके पास डोमिनेंट है, जबकि कंस्ट्रक्टेड ट्रेट जो है वो रिसेसिव है। फिर उसके बाद कलर में उसने देखा कि उसने ग्रीन फली वाले प्लांट को क्रॉस करवाया येलो फली वाले प्लांट से, और क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें इसने ये देखा कि ग्रीन वाला जो है वो आपके पास डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि रिसेसिव जो है वो येलो पॉड कलर जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। फिर उसके बाद फ्लावर पोजीशन पे उसने देखा, उसने क्या देखा, उसने देखा कि 2 तरह के पी प्लांट्स हैं, एक वो वाले हैं जिनके जो फूल लगे हुए हैं वो टर्मिनल पे हैं, यानी डे टर्मिनल यानी स्टेम या तने के एंड पे है। दूसरे उसने पी प्लांट देखे कि जिन पे टर्मिनल पे नहीं है बल्कि साइड्स पे एक्सियल पोजीशन पे है। तो उसने एक्सियल फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस करवाया टर्मिनल फ्लावर वाले प्लांट से, और उसके बाद उसने देखा कि एक्सियल वाले जो हैं यानी एक्सियल पोजीशन जो फ्लावर की है वो डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि जो टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। फिर उसके बाद उसने स्टेम हाइट का कंट्रास्टिंग ट्रेट भी देखा। क्या देखा जी, उसने टाल प्लांट को पी प्लांट का क्रॉस करवाया डवार्फ पी प्लांट से, और क्रॉस करवाने के बाद उसने ये देखा कि जो टाल ट्रेट है वो डोमिनेंट है, जबकि रिसेसिव ट्रेट जो है वो जो डवार्फ जो हाइट है ये स्टेम की जो बोना, डवार्फ मीन छोटा बोना, वो जो है वो आपके पास रिसेसिव है। होप कि आपको इसके लेक्चर की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और कोई प्लांट इसने क्यों नहीं चूज किया। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।